नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगेश्वर श्री कृष्ण की धरती से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का, खासतौर से चुनावी राजनीति का कहें और देश के विकास को भी उसमें जोड़ सकते हैं, उसके लिए एक मूल मंत्र दिया कि किस पर चलकर हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। जो बांग्लादेश में गलती हुई है हिंदुओं से, वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब बहुत से लोगों को ये बात बड़ी सांप्रदायिक भी लग सकती है। एकता की बात भी सांप्रदायिक हो सकती है, ये इसी देश में हो सकता है। लेकिन योगी जी के इस भाषण का, बल्कि मैं कहता हूँ फिर से कि इस मूल मंत्र का, उसका निहितार्थ समझिए। आप याद कीजिए 80 के दशक का या 90 के शुरू के दशक का, 80 के आखिर में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी जब, और वीपी सिंह ने उसे लागू करने का फैसला किया उनकी सरकार ने, तो ये लगा था कि देश की राजनीति से कांग्रेस और बीजेपी का सफाया हो जाएगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के पीछे पिछड़ों के भले का कोई उद्देश्य नहीं था। विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीति कभी पिछड़ा वर्ग के हित की राजनीति से जुड़ा नहीं रहा। उनको उसमें एक विनिंग फॉर्मूला नजर आ रहा था चुनाव का, कि अगर पिछड़ा वर्ग को जोड़ लिया जाए और उनकी अपनी जाति क्षत्रिय, उनको जोड़ लिया जाए और मुसलमान इसके साथ जुड़ जाए, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो विनिंग तो बनता ही है, साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घायल करता है, दोनों का राजनीतिक जनाधार जो है उसको कम करता है। आप कागज पर देखें तो ये रणनीति बड़ी सफल होनी चाहिए थी। ये इस रणनीति का कोई जवाब नहीं होना चाहिए था। जैसे 2019 में सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन को लेकर कहा गया, उसी तरह की सोच विश्वनाथ प्रताप सिंह की थी। ये जोड़कर वो समाज को तोड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की तरह, कांग्रेस से ही निकले हुए थे, मानसिकता वही थी। उनको लग रहा था कि अगर राजनीति में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो हिंदुत्व की राजनीति को नहीं चलने देना चाहिए। देश को, समाज को जातियों में बांटेंगे तो उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन वीपी सिंह के लिए दुर्भाग्य की बात यह रही कि उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, और इस उम्मीद में जब सदन में उनकी सरकार विश्वास मत हासिल कर रही थी, तो उनको बड़ी उम्मीद थी कि अलग अलग पार्टियों के जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं और सांसद हैं खास तौर से, वो सब उनका समर्थन करेंगे, उनकी सरकार बचा लेंगे। लेकिन उनके अपने दल के पिछड़ा वर्ग के नेता भी सब साथ नहीं आए। तो ये खेल बड़ा खतरनाक होता है। जरूरी नहीं कि ये जो खेल खेलता है उसी को लाभ मिले। भारतीय जनता पार्टी के सामने उस समय बहुत बड़ी चुनौती थी, उसके राजनीतिक अस्तित्व की चुनौती थी। इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे खुलकर, और समर्थन भी नहीं कर सकते थे। दोनों के बीच का रास्ता निकालना था। तो इसके बीच का रास्ता जो है, वो मूल मंत्र जो सोमवार को योगी जी ने दिया है, वही मूल मंत्र है, हिंदुत्व का रास्ता। उसी के बाद तय हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने, वैसे तो 1988 में पालमपुर अधिवेशन में भाजपा तय कर चुकी थी कि वो राम मंदिर के आंदोलन में शामिल होगी। उससे पहले तक विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोग थे। विश्व हिंदू परिषद उसका जो है नेतृत्व कर रहा था अशोक सिंघल के नेतृत्व में उस आंदोलन का। बीजेपी ने एक जोखिम मोल लिया, क्योंकि मंडल उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती का जवाब देने के लिए उनके पास एकमात्र विकल्प था हिंदुत्व का। तो राम रथ यात्रा जो आडवाणी जी ने सोमनाथ से शुरू की, और जिसको अयोध्या तक पहुंचना था, हालांकि पहुंचे नहीं, बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उस यात्रा का फैसला होने से पहले भोपाल में एक अधिवेशन हुआ भाजपा का, और मेरी याद में शायद सबसे बड़ा अधिवेशन हुआ, जिसमें उनके जितने सांसद थे, विधायक थे, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद,
राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी और उसके अलावा जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य थे और राज्यों की कार्यकारिणी के सदस्य थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, सब इकट्ठा हुए। 3 दिन का सम्मेलन हुआ। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी में एक मत नहीं थे सब लोग। और भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा थी, अटल जी जब तक थे वो चलती रही कि किसी भी बड़े समारोह का, सम्मेलन का, कार्यकारिणी का, उसका समापन भाषण अटल जी करते थे। तो उन्होंने अपने समापन भाषण में कहा कि याद रखिए, आप लोग अयोध्या जा रहे हैं, लंका नहीं। उस एक वाक्य से उन्होंने कई बातें कह दी। एक कि मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं, लेकिन वो असहमति जाहिर नहीं कर सकते थे। एक किस्सा मैंने कहीं और सुनाया था, आपको भी सुनाता हूं। और वो किस्सा है कि अयोध्या आंदोलन को लेकर, राम मंदिर आंदोलन को लेकर अटल जी का एक लेख हिंदुस्तान टाइम्स में छपा और उसमें कुछ आंदोलन को लेकर कुछ असहमतियां थी, उनकी आपत्तियां थी कह सकते हैं। जिस दिन छपा उसी दिन सुबह भाऊराव देवरस उस समय जीवित थे, बाला साहब देवरस के छोटे भाई थे, और मुझे लगता है संघ में उनके जैसा राजनीति का मर्मज्ञ शायद ही कोई हुआ हो। राजनीति की बारीकियों को जिस तरह से वो समझते थे, संघ में उसके बाद या उसके पहले भी, उसके पहले का बहुत ज़्यादा पता नहीं है, उसके बाद का देखा हुआ है अपनी आंखों से, तो कह सकता हूँ कि उस तरह का कोई व्यक्ति हुआ नहीं जो राजनीति को इतनी गहराई से, बारीकी से समझता हो, संदर्भ में रखना जानता हो बातों को। उन्होंने अटल जी को फ़ोन किया, कहा आपके पास क्षमा मांगने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, और ये विकल्प की प्रक्रिया अभी से शुरू हो जानी चाहिए और कल सुबह तक पूरी हो जानी चाहिए। अटल जी का अगले दिन उसी अखबार में स्पष्टीकरण छपा। अयोध्या आंदोलन को लेकर संघ परिवार कितना प्रतिबद्ध था, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। तो 1990 में जब रथ यात्रा शुरू हुई तो वो एक बहुत बड़ा जोखिम था, उसका बड़ा नुकसान भी हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पूरी तरह से खत्म भी हो सकता था। किसी को मालूम नहीं था कितना समर्थन मिलेगा, कोई अंदाजा नहीं था। और चूंकि मंडल के समय हो रहा था तो इसलिए और ज्यादा लग रहा था कि अगर पिछड़े और दलित और मुसलमान तो साथ आने वाले नहीं थे, ये दोनों वर्ग भी अगर खिलाफ हो गए तो भाजपा के पास बचेगा क्या। लेकिन वो यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े राष्ट्रीय जनाधार का मंच तैयार करने में सफल हुई। आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उसी संकट के दौर से, या कहें उसी दुविधा के दौर से गुजर रही है। जाति की राजनीति का बड़ा विद्रूप चेहरा लेकर राहुल गांधी सामने आए। उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही सवाल उठाया कि ये जो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स या इस तरह की जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें कोई दलित महिला क्यों नहीं है, कोई आदिवासी महिला क्यों नहीं है, पिछड़ा वर्ग की महिला क्यों नहीं है। आमतौर पर, मतलब सामान्य तौर पर हंस सकते हैं कि ये समझ की कमी है। जिसमें सामान्य बुद्धि नहीं हो, कॉमन सेंस ना हो, वो व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन भी इसी तरह का आया। किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं और अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, उन्होंने इसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की। बालक बुद्धि कहकर राहुल गांधी को संबोधित किया कि भाई, सौंदर्य प्रतियोगिता में, ओलंपिक में जो एथलीट जाते हैं, या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो नायक नायिकाएं हैं, अभिनेता हैं, उनका चयन सरकार नहीं करती। वहाँ आप आरक्षण खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात की गंभीरता को समझिए। राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया। ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। राहुल गांधी की बात अगर उनकी नासमझी समझकर जो है उसको हम दरकिनार कर देंगे, उसकी उपेक्षा कर देंगे, तो हम बड़े खतरे का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा।
राहुल गांधी एक बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। वो इस देश के विभाजन की भूमिका तैयार कर रहे हैं और इस देश के विभाजन की भूमिका में वो अपने साथी बना रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर हिंदुत्व से लड़ना है, अगर इस देश की मूल संस्कृति से लड़ना है, जो काम करने में मैकाले सफल नहीं हो पाया, मुगल और मुस्लिम शासक सफल नहीं हो पाए, उसमें सफल होना है, तो फॉर्मूला वही है कि हिंदुओं को जाति में बांटो और जाति जो फॉल्ट लाइन है, जो दरारें हैं जातियों के बीच में, उनको जितना चौड़ा कर सकते हो करो, उसमें जितना जहर भर सकते हो भरो और आपस में लड़ाओ। आपस में लड़ाओगे तो इनमें एकता का कोई बिंदु बचे ना, इस तरह से लड़ाओ। तो जब एकता नहीं होगी तो हिंदुत्व की बात नहीं होगी। इसलिए योगी जी ने जो कहा है उसको समझिए। भारतीय जनता पार्टी, उनका आज राहुल गांधी ये बोल रहे हैं इसलिए नहीं, लोकसभा चुनाव में भी उनका मानना था कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, संघ के लोग भी मानते रहे हैं, उनका जो सबसे ताकतवर हथियार है, हथियार नहीं कहना चाहिए, सबसे ताकतवर मुद्दा है, वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है। बीजेपी जब जब इसे छोड़ेगी उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। अटल जी की सरकार ने इन दोनों मुद्दों को एक तरह से हाशिए पर डाल दिया, छोड़ दिया ये तो नहीं कहूँगा, हाशिए पर डाल दिया, प्राथमिकता से हटा दिया। उसका नतीजा 2004 में देखने को मिला और उसके बाद से बीजेपी को 10 साल लग गए और एक नरेंद्र मोदी की ज़रूरत पड़ी। 2014 में भी अगर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व न होता तो ये परिवर्तन न हुआ होता। तो इस बात के महत्व को समझिए कि हमारी ताकत क्या है। जो मैं बार बार कहता हूँ, बीजेपी के लोग शायद ये भूल गए हैं कि सनातन धर्म और हमारे जो ग्रंथ हैं वो एक बात सिखाते हैं, मित्रबोध और शत्रुबोध। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपका मित्र कौन है और आपका शत्रु कौन है, तो आप हमेशा गड़बड़ करेंगे, हमेशा गलत कदम उठाएंगे और हमेशा उसका नुकसान उठाएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा जो आया है वही है। बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जो उसने 2014 और 2019 में कस के पकड़ के रखा, उस पर पकड़ उसकी 2024 में ढीली हो गई। जो उसने सामाजिक समीकरण बनाया, उसने मान लिया कि ये हमारा अब नया यूएसपी बन गया है, हमारी नई ताकत बन गई है, हमको राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे की अब ज़रूरत नहीं है। तो सामाजिक समीकरण बनाया, लाभार्थी वर्ग बनाया और सोचा कि अब जो है इसी रास्ते से हम आगे बढ़ सकते हैं, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को पीछे रख देना चाहिए। तो बैक बर्नर पर रख दिया राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को और उसकी सज़ा भुगती 2024 में। लेकिन लोग इतने निराश नहीं हुए थे जो जिस तरह से 2004 में हुए थे, और लोगों को वैसी उम्मीद भी नहीं थी जैसी अटल जी के सरकार के समय 2 चुनाव जीती बीजेपी, 182 और 183, उससे ऊपर बीजेपी नहीं जा पाई, क्योंकि हिंदुत्व के और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उस तरह का विश्वास उस सरकार पर, उस समय की पार्टी पर नहीं था। वो एक सीमित वर्ग था, जो कोर वोटर था, उसका विश्वास था। नरेंद्र मोदी ने उस जनाधार को बड़ा कर दिया। तो पहले 283 सीटें आई, फिर 303 सीटें आई। जैसे ही उस मुद्दे को शिथिल किया, तो योगी जी जो कह रहे हैं, यही हमारी यूएसपी है, यही हमारा जो है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को मत भूलिए और इस देश की सभ्यता और संस्कृति की भी यही ताकत है कि एक रहो। तो उन्होंने जो कहा, बटोगे तो कटोगे, तो आप तय कर लीजिए, या तो बटकर कटना है या एक रहकर साबुत रहना है। विकल्प हम सबके सामने है और अगर गलती करेंगे इस बार तो पछतावे का भी समय नहीं मिलेगा। तो जो मुद्दा उठाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो भारत को आगे ले जाने, भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने,
इस देश की संस्कृति को और सुदृढ़ करने, उसके पुनर्जागरण के लिए, इन सब के लिए ज़रूरी है। ये एहसास जब तक नीचे तक नहीं पहुंचेगा और नीचे तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं है। बीजेपी वो राजनीति नहीं कर सकती जो उसके विरोधी दल करते हैं, और वो करेगी तो कभी सफल नहीं होगी। और जो राजनीति बीजेपी की है उसके विरोधी कभी करने की सोच ही नहीं सकते। सफल होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये नकली हिंदू जो हैं वो हिंदुत्व का झंडा लेकर नहीं चल सकते। हिंदुत्व के मुद्दे पर उनसे लोग नहीं जुड़ने वाले, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उनसे लोग नहीं जुड़ने वाले। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पेशल डोमेन है। जब जब वो उससे बाहर निकलेगी, ये जो सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी लक्ष्मण जी ने, ये वो रेखा है। इस रेखा को लांघेंगे तो रावण आएगा। तो आप तय कीजिए कि इस रेखा के अंदर रहकर सुरक्षित रहना है, इस रेखा को लांघकर रावण के हाथों अपहृत होना है। फैसला आपका। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।